जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें साथियों जीके जीएस से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में है, तो याद रखिएगा ये है भाग 4 में। मूल अधिकार किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है और नागरिकता भाग 2 में है। सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो यहाँ पर आपको बताना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। याद रखिएगा। आगे देखिए भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ मिल जाएगा और इसका जो पीडीएफ है आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों भाग 2 में किसका वर्णन है, तो अभी हमने आपको बताया नागरिकता। और आर्टिकल पूछे तो नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में है। और नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, इसे ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है नागरिकता को। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किस में किया गया है, भाग 3 में। और किस अनुच्छेद में, तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में अनुच्छेद याद रखिएगा 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 3 में 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में क्या है, 36 से लेकर 51 तक है। आपको क्रम को ध्यान रखना है। तो भाग 3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखिए, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन, नगरीकरण ये सभी क्या है, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? चलिए इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो ये असम में स्थित है। असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, मानस। ये भी पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। सुंदरवन पूछा जाता है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ये है बायोगैस। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आएगा। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों उकाई परियोजना की बात करें, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है झेलम नदी पर है। और झेलम नदी कहाँ पर है? तो कश्मीर में। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? और देखिए साथियों, आप लोग साइड में कॉपी कलम लेके बैठिए और आपके जितने भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सही होते हैं आप लोग साइड में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो साथियों भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या के मामले में अभी भारत जो है नंबर 1 पर है। समुद्र तल से प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच, यहाँ पे मैरियाना होगा, मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो आप लोगों ने सुना होगा मैरियाना ट्रेंच, ये क्या है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई है और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। और ये कितनी गहराई है? तो 11,022 मीटर लगभग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है मैरियाना गर्त। और प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कि ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया था कौन सा नदी है? झेलम नदी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है झेलम नदी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा ये जो झेलम नदी है, सॉरी यहाँ पे जो व्यास नदी है इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है। तो व्यास नदी का प्राचीनतम नाम है विपाशा नदी। यहाँ पे लिख देते हैं विपाशा नदी। रावी नदी का अगर प्राचीनतम नाम पूछे तो इसका हो जाएगा परुसनी, परुसनी नदी। और झेलम नदी का प्राचीनतम नाम है वितस्तता नदी। कौन सा? वितस्तता। सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। केदारनाथ किस नदी के किनारे
स्थित है? ए राइट आंसर है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है केदारनाथ। क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? सी राइट आंसर है, लोनार झील। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चिल्का झील कहाँ पर है पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? ए राइट आंसर है, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इसे ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? बी राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 को। और इस प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में याद रखिएगा। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इसे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देशिका को पेश किया था, यानी प्रस्तावना को पेश किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के किस बैठक में उद्देशिका को पेश किया था? तो याद रखिएगा, तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? देखिए, विश्व का पहला लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना देश भारत का। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए राइट आंसर है, H.C. मुखर्जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? डी राइट आंसर है, झेलम नदी पर। भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आसान क्वेश्चन है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है 12 सदस्यों को। देखिए, राष्ट्रपति जो है पहले लोकसभा में
2 व्यक्तियों को मनोनीत करता था, लेकिन ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति जो है केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, 12 सदस्य। भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति थे। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो यहाँ पर 29 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सही आंसर है संसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद में क्या आ जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अब यहाँ से देखिए आपको 3-4 अनुसूची बता देते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले 8वीं अनुसूची, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 9वीं अनुसूची जिसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, और ये जो संबंधित है भूमि सुधार से। उसके बाद है 10वीं अनुसूची, ये संबंधित है दल बदल कानून से। उसके बाद है 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और फिर लास्ट में आखिरी है 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12वीं अनुसूची। और इस 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, इसी के तहत जोड़ा गया था। और इसमें टोटल 18 विषय रखे गए हैं 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? तो पंचायती राज से। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये कंडीशन लागू नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे गलत होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संयुक्त बैठक, इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है। और संयुक्त बैठक को बुलाता है भारत के राष्ट्रपति, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से ओडिशा नहीं आता है। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालयी नदी है? तो साथियों ये है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग ये 3100 किलोमीटर है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 36 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।